हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंथन में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ही फोकस वे में अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंथन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को देख रहे हैं। इन्हीं कोर्सेज में एसएससी जेई का जो कोर्स है, जो ना सिर्फ आपका जेई का एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो भी स्टेट लेवल में जेई का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी इक्विवेलेंटली इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो रेलवे और अदर जगहों पे जो जूनियर लेवल का इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर ये मेरे सारे वीडियोस आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचाएंगे। अब देखिए, पढ़ाई करने का ना दो तरीका होता है। एक, आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए, फिर उस थ्योरी के आधार पर न्यूमेरिकल बनाइए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप न्यूमेरिकल डायरेक्ट जाइए और क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन से टॉपिक निकालिए और उस पूरे टॉपिक को सही से डिस्कस कर लीजिए। तो वहाँ पर आप बेनिफिटेड होइएगा और वहाँ आपको समय भी कम लगेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप कभी ना कभी थ्योरीज को बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे। मेरे इन वीडियोस के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर करूं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अदर सोर्सेज से आपको टेक्निकल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन का टॉपिक को इतने डिटेल से डिस्कस करूँगा कि आपको थ्योरी कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आज हम लोग शुरुआत करते हैं सेट वन से। सेट वन में 2018 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं और उन्हीं को मैं यहाँ पर डील करने वाला हूँ। हो सकता है कि मेरा ये जो वीडियो है 15-20 मिनट का जो वीडियो बनेगा, इसमें क्वेश्चन कम ही डिस्कस हो, लेकिन जितने भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे उसका कंसेप्ट मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पहला स्लाइड का पहला क्वेश्चन से। तो पहला सवाल है, A piece of metal of specific gravity 7 floats in mercury of specific gravity 13.6. What fraction of its volume is under mercury? ठीक है, देखिए सवाल में कहा है कि एक पीस ऑफ मेटल है जिस 7, ठीक है, कितना दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है। अब ये पीस ऑफ मेटल जो है वो फ्लोट कर रहा है कहाँ पर, मरकरी में। और मरकरी का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है वो 13.6 है। यहाँ पर ग्रेविटी छूटा हुआ है बॉल। तो बोलता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ जो वॉल्यूम होगा मेटल का वो मरकरी के अंदर होगा। यानी एक तरह से आपको एक रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो क्या चीज़ का फाइंड करना है, ये रेशियो फाइंड करना है आपको वॉल्यूम ऑफ मेटल अंडर मरकरी बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल। यही आपका रिक्वायर्ड है क्वेश्चन जो कहना चाहता है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। तो देखिए, सबसे पहले कभी भी जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें क्या चाहिए कि हम पहले डेटा को सही से कलेक्ट करें। तो यहाँ पर डेटा है, एक मेटल ही है और एक मरकरी है और दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। तो चलिए इस डेटा को पहले हम लिख के मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेटल है तो इसको एस एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितना दिया हुआ है वैल्यू, 7। और चूंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में मैं आपको बतला दूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस होता है। तो कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या है, तो यूनिटलेस, इसीलिए कोई यूनिट मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। उसी तरह आपका जो मरकरी है जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू 13.6 दिया हुआ है। ठीक है, अब एज पर क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक टब है, ऐसा मैं मान ले रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि टब है। यहाँ पर पूरा मरकरी इस तरह से भरा हुआ है। ठीक है,
मरकरी यहाँ पर भरा हुआ है। मेटल का टुकड़ा लेते हैं, ये हमारा एक मेटल का टुकड़ा हो गया। थोड़ा मैं बड़ा साइज में ले रहा हूँ ताकि मैं बेहतर तरीक़ा से आपको दिखा सकूँ। ठीक है, अब देखिए ये मेटल जो है इसका वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, V है। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, V इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल। मेटल का टोटल वॉल्यूम है V। अब देखिए ऐसा मानते हैं कि इसमें जो x पार्ट है वॉल्यूम का, यानी x वॉल्यूम जो है वही वॉल्यूम जो है वो आपका मरकरी से ऊपर है, यानी मरकरी में जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो कितना होगा, V माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम V है और x पार्ट उससे ऊपर का हिस्सा हुआ तो V माइनस एक्स नीचे का हिस्सा होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बात। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल को जो हम सोल्व करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो क्या निकालना है। टारगेट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ मेटल अंडर मरकरी, इसको हम Hg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल, यही था। तो यहाँ के अनुसार हमारा क्या होगा, V माइनस एक्स बाई V निकालना है, यही निकालना है। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह का जब प्रॉब्लम आता है तो हमें एक कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कंसेप्ट होगा, जिससे कि बायोन्सियन फ्लोटेशन में मैक्सिमम न्यूमेरिकल उसी कंसेप्ट से बनता है। तो इसमें ये देखने का बात है, गौर कीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो कहाँ पर क्लियरली लिखा है कि मेटल जो है वो तैर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। जब भी फ्लोट करेगा तो कंडीशन आएगा इक्विलिब्रियम का। क्या कंडीशन आएगा, इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन आता है तो यहाँ पर वेट ऑफ मेटल जो होगा, वेट ऑफ मेटल जो होगा वो इक्वल होगा वेट ऑफ मरकरी, यानी वेट ऑफ Hg डिस्प्लेस्ड। कितना Hg डिस्प्लेस्ड हुआ है उस वेट के बराबर। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है, कोई भी मेटल रहे या कोई भी वस्तु रहे, जब भी उस इक्विलिब्रियम का केस लेंगे तो उसका जो वेट होगा वो बराबर होगा जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, उसके बेसिस पर। तो चलिए यहाँ पर जब हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो वेट कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। देखिए वेट जो है W से रिप्रेजेंट करते हैं वेट, और इसका फॉर्मूला होता है mg। आप एक फॉर्मूला जानते हो कि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ का मास और यहाँ का मास आप देख रहे होंगे, तो ये m इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको W बाई जी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी क्या होगा, W बाई जी इंटू वॉल्यूम होगा। तो फाइनली W का फॉर्मूला क्या निकलेगा, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम, यही हमारा को निकलेगा और तो कुछ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जब हम मेटल का ले रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ मेटल इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू आपका वॉल्यूम ऑफ मेटल। वॉल्यूम ऑफ मेटल टोटल कितना है, ये भी है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए वेट ऑफ Hg डिस्प्लेस्ड, कितना Hg डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो कितना डिस्प्लेस्ड होगा, उतना ही डिस्प्लेस्ड होगा जितना वॉल्यूम मेटल का इनसाइड है आपका Hg के अंदर, यानी डेंसिटी ऑफ Hg इंटू जी इंटू वॉल्यूम जो अंदर में है V माइनस एक्स। ठीक है ना। तो अब अगला हम लोग स्टेप चलते हैं। देखिए अगला जो स्टेप है आपका, जो हमारा रिक्वायर्ड जो हमने टारगेट सेट किया है उसके बेसिस पे चलते हैं। तो देखिए जी यहाँ पर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो बचता क्या है, डेंसिटी ऑफ मेटल इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ Hg इंटू V माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए कि दोनों और डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दीजिए।
क्यों करना है ये समझिए। आपको यहाँ पर टारगेट में क्या दिया हुआ है, गिवन में अगर दिया हुआ है तो आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg यानी मरकरी का। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है ये समझिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड में जब भी लेना होता है तो या तो वाटर लेते हैं या तो एयर लेते हैं। चूँकि फ्लूइड का केस है इसलिए हम इसमें वाटर लेते हैं। इसलिए देखिएगा कि मैंने दोनों ओर डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड किया हुआ। तो क्या होगा, अब ये जो चीज़ होगा, मैं इसको यहाँ, तो ये जो पार्ट है ये आपका क्या दे देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल, और ये जो पार्ट होगा वो क्या देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg यानी मरकरी का। ठीक है, यानी फाइनली हमें क्या मिला, v माइनस एक्स बाई वी इक्वल टू एस मेटल का बाय एस आपका Hg का यानी मरकरी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। ये कितना है 7 दिया हुआ है, ये कितना है 13.6 है। तो यहाँ पर फाइनली जो आंसर आएगा 0.514 आएगा। जब आप इसमें अब क्या कीजिए, यहाँ पर अब आपका काम यहाँ पर क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा बैक जाइए, क्वेश्चन को देखिए, तो आप देखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका रिलेवेंट आंसर है। तो इस तरह से ये जो न्यूमेरिकल है वो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ये है, बायोन्सी, द बायोन्सी डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो बायोन्सी जो है किस बात पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बायोन्सी क्या होता है, ये जो टॉपिक है बायोन्सी का, ये आप एलिमेंट्री क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बतला देता हूँ। तो बायोन्सी के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल, एक पेन सेलेक्ट कर लो और उसके बाद देखिए कि एक मान लीजिए कि ये वाटर का एक लेयर है इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई मेटल या कुछ कोई भी वस्तु इसमें मैंने डाल दिया, तो क्या होगा कि जैसे ही इसमें आप डालिएगा तो फ्लूइड एक फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर। ये जो फोर्स होता है ये बायोन्सी फोर्स होता है, जिसको हम Fb से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बायोन्सी फोर्स होता है यानी Fb बायोन्सी फोर्स, ये इक्वल होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, देखिए कितना बराबर होगा, ये जो बॉडी है यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेटल का टुकड़ा मैंने यहाँ जो डाला है, ये जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही बायोन्सी फोर्स के बराबर होगा। तो इस बात पर आप फोकस कीजिएगा। तो अगर इस कंसेप्ट के थ्रू हम यहाँ पर 4 ऑप्शन जो हमारे पास है, ऑप्शन ए अगर आप देखते हैं कि मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड की बात कर रहा है। बायोन्सी का मतलब कितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसके बराबर होता है बायोन्सी फोर्स। तो यहाँ पर मास ऑफ द लिक्विड जो है डिस्प्लेस एक सिंगल ऑप्शन है जो कि मोस्ट रिलेवेंट है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन ए है। अगर आप ऑप्शन बी में जाते हैं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसा मैंने अभी यहाँ पर आपको बतलाया नहीं हूँ। ठीक है, प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस नहीं होगा और डेप्थ ऑफ इमर्शन भी नहीं होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल जो है, द स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन। स्टेबिलिटी जो है किसी भी फ्लोटिंग बॉडी का किस बात पर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन है इसका वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है इसका वेट, तीसरा है इट्स मेटासेंट्रिक हाइट, और चौथा ऑप्शन है द स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैं
आपको इसको समझाने का कोशिश करता हूँ, फिर मैं आप ही से पूछूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस पूरी चीज़ मैं इस चीज़ को बतला देता हूँ। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन सी कैसे करेक्ट आंसर है वो मैं पहले बताता हूँ। मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में मैं बतलाता हूँ। मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में ये होता क्या है, इस कंसेप्ट को समझ लिए तो समझिए 2-3 क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाने का है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए जब भी फ्लोटिंग ऑफ बॉडी के बारे में बात करते हैं, और अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स में देखें, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात करते हैं, इक्विलिब्रियम केस में बात करते हैं यहाँ पर, तो 2 कंडीशन हम लोग खासकर पढ़ते हैं। एक स्टेबिलिस्टिक कंडीशन फॉर कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी के लिए देखते हैं, और दूसरा है पार्शियली सबमर्ज बॉडी के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग जो है पार्शियली सबमर्ज बॉडी को थोड़ा देखेंगे, क्योंकि फ्लोट कर रहा है। पार्शियली सबमर्ज बॉडी, सबमर्ज्ड बॉडी, इसमें क्या देखने का है वो देखिएगा, जो मैं बतलाना चाह रहा हूँ उसको। इसमें 3 चीज दिमाग में रखना है। एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, दूसरा है सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट, और तीसरा है आपका मेटासेंट्रिक पॉइंट, मेटा सेंटर पॉइंट। क्योंकि यही तीनों जो है वो अभी आपको बतलाएगा कि कब कोई चीज़ स्टेबल होगा, कब कोई अनस्टेबल होगा, कब न्यूट्रल होगा सिचुएशन। सबसे पहले ये कंडीशन देखिए कि मान लीजिए ये फ्री सरफेस है। ठीक है, ये आपका फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस को फ्लूइड मैकेनिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। ठीक है, बेटर व्यू से समझ पाए। देखिए स्टेबल का केस मैं पहले बतलाने जा रहा हूँ। स्टेबल का केस, स्टेबल का केस में क्या होगा कि मान लीजिए, यहाँ पर मैं फिगर थोड़ा सीधा नहीं बना पा रहा, लेकिन ये फिगर सीधा ही होगा। ठीक है, कि सेंटर ऑफ जो बायोंसी होता है FB, ये पॉइंट, सेंटर ऑफ बायोंसी हमेशा ऊपर की ओर लगता है, और यहाँ पर एक मेटासेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट मेटासेंट्रिक पॉइंट है M, और ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। यहाँ से वेट डाउनवर्ड लगता है। पहले तो ये जाने कि मेटासेंट्रिक पॉइंट क्या होता है। मेटासेंट्रिक पॉइंट में ऐसे तो जानने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो मोटा मोटी मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट है जिसके अबाउट कोई भी बॉडी जो है वो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। यानी कहने का मतलब है इस पॉइंट का, अगर ये सपोज कीजिए कि ये नाव होता, सपोज कीजिए नाव होता, और नाव जो थोड़ा बहुत कभी इधर उधर हिलता है, तो मेटासेंट्रिक पॉइंट के ही अबाउट जो नाव है वो इधर उधर हिलता। ठीक है, तो यही है मेटासेंट्रिक पॉइंट। बाद में फिर मैं इसके बारे में और डिटेल से भी बतलाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस हिसाब से बतला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आपका जो मेटासेंट्रिक पॉइंट है, यानी ये M पॉइंट है, वो इस G पॉइंट से ऊपर है। ठीक है, यानी जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो आपका बड़ा है। ठीक है, तो जब भी GM जो है यानी मेटासेंट्रिक हाइट जब ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये कंडीशन हमारा स्टेबल कंडीशन कहलाता है, स्टेबल कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, और जब GM इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारा न्यूट्रल कंडीशन कहलाता है, न्यूट्रल कंडीशन होता है। वही GM अगर लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो, तो ऐसा में ये अनस्टेबल हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर हमारे पास जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसके हिसाब से फिर से आपको सामने इस पॉइंट को डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि एक सबमर्ज बॉडी है विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो
तो यहाँ पे एक सबमर्ज बॉडी के बारे में बोला है कि वो स्टेबल होगा कब, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, ऑप्शन ए है बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी, ऑप्शन बी में अबव द सेंटर ऑफ बायंसी, और ऑप्शन सी है कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ बायंसी, और डी है नन ऑफ दी। देखिए इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैं इक्विलिब्रियम का केस बतला रहा था, मैंने उसमें 2 केस के बारे में जिक्र किया था और उसमें मैंने एक केस के बारे में बतलाया था। स्टेबिलिटी कंडीशन 2 चीज़ के लिए पढ़ते हैं, एक सबमर्ज बॉडी के लिए और एक कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी के लिए और एक पार्शली सबमर्ज बॉडी के लिए, ये 2 चीज़ हम लोग देखते हैं। तो जो कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी है वो मैंने नहीं बतलाया था और पार्शली सबमर्ज बॉडी का बतलाया था, ताकि जो क्वेश्चन था पिछला उसके हिसाब से उसका आंसर मिल सके। अभी मैं आपके सामने ये जो बतलाने जा रहा हूँ ये कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी का कंसेप्ट है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी का कंसेप्ट होगा, यानी जो बॉडी होगा वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ होगा और ऊपर में हो सकता है कि हल्का अंशतः तैर रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि इस कंडीशन में ये पॉइंट जो है आपका बायंसी पॉइंट है, तो बायंसी फोर्स जो लगता है वो हमेशा एफ ऊपर की ओर लगता है, और वेट जो है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जी, यहाँ से डब्ल्यू। तो आप देखिएगा कि जो बायंसी पॉइंट है, यानी जो सेंटर ऑफ बायंसी है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी पॉइंट जो है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से ऊपर है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से ऊपर है, तो ऐसा कंडीशन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है। कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम को। यही चीज़ अगर सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो सेम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर सेंटर ऑफ बायंसी ग्रेटर देन हो जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से तो ये अनस्टेबल कंडीशन होगा। कैसा कंडीशन होगा? अनस्टेबल होगा। अब देखिए एज पर क्वेश्चन कि एक सबमर्ज बॉडी जो है वो स्टेबल होगा या स्टेबल इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा कब? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट इज बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी। यही हमारा ऑप्शन ए ही सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें ऑप्शन इस पॉइंट कंसेप्ट को देखें तो स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या है कि सेंटर ऑफ बायंसी पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्टेबल तब होगा जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बिलो होगा सेंटर ऑफ बायंसी से, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा बताने का तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपके जहन में कुछ समस्या है मेरे बताने का तरीका से, या फिर आप मुझे कुछ सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली उन्हें देखूंगा और फिर आपके मुताबिक अपने वीडियोस को कन्वर्ट करूंगा और फिर बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यहाँ विदा चाहता हूँ। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग और भी अच्छे तरीके से कुछ और भी बहुत ही अहम क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.